परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें। और उसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं और उसके जिम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान जैसे ही दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने सीधे मीडिया से बात करते हुए बिहार की राजनीति से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनके बयान से साफ जाहिर हुआ कि अब वे किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं हैं। इस बार चिराग पासवान ने न केवल सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी, विपक्ष की सक्रियता और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम बातें कही हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही चिराग पासवान ने जो सबसे पहले बात कही वह थी सीट शेयरिंग को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों को लेकर जो भी बातचीत होगी वह सम्मानजनक आधार पर होगी। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि अब उनकी पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जनता के बीच उनका आधार लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है कि वे अब सिर्फ एक सहयोगी दल नहीं बल्कि एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली पार्टी बन चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अब नई सोच की जरूरत है, विकास, युवाओं की भागीदारी और साफ सुथरी राजनीति की बात करते हुए उन्होंने इशारा किया कि यदि जनता का समर्थन मिला तो मुख्यमंत्री बनने से वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी पद के लिए ललायत नहीं है, लेकिन अगर बिहार की जनता उन्हें अवसर देती है तो वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ताकत के साथ निभाएंगे। विपक्ष की गतिविधियों पर भी चिराग ने टिप्पणी की। हाल ही में विपक्षी दलों ने राज्यपाल से मुलाकात की और चुनाव आयोग से लेकर सरकार की नीतियों तक पर सवाल उठाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष इस समय केवल माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, केवल आलोचना और भ्रम फैलाने की राजनीति हो रही है। चिराग ने यह भी जोड़ा कि बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी है और उन्हें विकास चाहिए, वादा की नहीं, काम की राजनीति चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि वे बहुत जल्द पूरे बिहार में यात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और उस आधार पर अपनी रणनीति तय करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे पूरे जोश में हैं, राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है और 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बड़ी होगी और वे सरकार बनाने में अहम कड़ी साबित होंगे। उन्होंने कई उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पार्टी ने पिछले चुनाव में बिना किसी गठबंधन के अच्छा प्रदर्शन किया था। साथ ही यह भी कहा कि अकेले चुनाव लड़कर भी ताकत दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर गठबंधन होता तो वह भी जनता के हित में ही होगा। उनका साफ साफ इशारा था कि वे अब बिहार की राजनीति में पीछे बैठने वाले नेता नहीं रहे बल्कि आगे चलने वाले नेता बन चुके हैं। चिराग पासवान ने अपनी योजनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि अब वे बिहार के विकास को लेकर एक ठोस एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। और रामविलास पासवान का सपना था कि हर गरीब को उसका अधिकार मिले और वे उसी सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं से अपील की कि वे आगे आएं और एक नई राजनीति की शुरुआत करें। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों और आलोचनाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आलोचना करना विपक्ष की आदत बन चुकी है, लेकिन वे अब उस पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान केवल उनके काम पर है और जनता की सेवा करना ही उनका मकसद है। और यह भी कहा कि जिस तरह से जनता उनके साथ खड़ी है उससे उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्हें आने वाले समय में भी वे बड़ी भूमिका में होंगे। चिराग पासवान ने बताया कि अगले दिन राजगीर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, बहुजन भीम समागम। इस कार्यक्रम में वे अपने विचार और योजनाओं को और विस्तार में जनता के सामने रखेंगे और यह समागम केवल एक सामाजिक मंच नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा तय करने वाला मंच भी होगा, जहां वो बताएंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा और कैसे वे बिहार को एक नई दिशा देंगे। साथ में वह बिहार में राजनीति अब बदलाव के दौर पर गुजर रही है, युवा नेता आगे आ रहे हैं और नई सोच के साथ काम कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी साफ किया कि राजनीति को सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि जनसेवा के माध्यम से राज्य को आगे ले आना चाहते हैं। चिराग पासवान का पूरा संवाद इस बात का संकेत था कि वे अब पूरी तैयारी में है, चाहे वह चुनावी रणनीति हो, जनता से संवाद हो या मीडिया से संपर्क, हर मोर्चे पर वे एक्टिव हो चुके हैं। और उनकी राजनीति का मकसद सत्ता में आना जरूर है, लेकिन इस सत्ता का उपयोग जनता की भलाई के लिए करना ही असली लक्ष्य है। किसी के विरोध में नहीं, बल्कि बिहार के हक में काम करना चाहते हैं चिराग पासवान। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना भी करेंगे, लेकिन अगर कोई जनता को धोखा दे रहा है तो चुप नहीं बैठेंगे। उनका यह रवैया दर्शाता है कि अब वे सिर्फ बयान देने वाले नेता नहीं है, बल्कि एक सशक्त विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की यह नई भूमिका और नई सोच क्या रंग लाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में चिराग पासवान एक ऐसे नेता के रूप में उभर सकते हैं जो न सिर्फ राजनीति को दिशा दे, बल्कि उसे नई ऊर्जा और नया मकसद भी दे। 2025 के चुनाव की तैयारियां भले अभी शुरुआत में हो, लेकिन चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वे इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस पूरी बातचीत में उनके आत्मविश्वास भरी शैली और स्पष्ट दृष्टिकोण साफ तौर पर नजर आया। उनके शब्दों में अनुभव था, रणनीति थी और सबसे बड़ी बात भविष्य की एक मजबूत योजना थी। अगर वे अपनी कही बातों को सही मायने में जमीन पर उतारते हैं तो निश्चित रूप से वे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। देखते हैं इस मामले में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए देखते रहिए भारत लाइव। चिराग जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में 20 महीने काम करने के लिए जो 20 साल में नहीं हुआ 20 महीने में करके दिखाएंगे। देखिए, ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, परिणाम स्वरूप आज भी कई बिहारी जो उस वक्त बिहार से पलायन करके गए थे, पीढ़ियां बीत गई पर वो वापस नहीं आ पाए उनके जंगल राज की वजह से। तो ऐसे में जब वो 20 महीने का जिक्र करते हैं तो एक बार अपने परिवार के ही नेतृत्व में जो 90 का दशक था उसको याद कर लें, और उसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस दशक ने जो बिहार के हालात किए थे, आज भी उस खाई को भरते हुए दशकों बीत गए हैं, और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल, इनकी पार्टी और इनके परिवार का नेतृत्व ही रहा है, जिसकी वजह से आज भी बिहार बनिस्पत राज्यों के अगर उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया, उसका ज़िम्मेदार वो 90 का दशक रहा है। और ये आज की तारीख में जो यंग वोटर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिन्होंने शायद वो 90 का दशक नहीं देखा होगा, जो 2005 के बाद पैदा हुए होंगे और 2025 में पहली बार वोट डालने जा रहे होंगे, उनको ये जानना ज़रूरी है कि क्या था वो 90 का दशक और क्यों उसको जंगल राज के नाम से कहा जाता है। किस तरीके से लूट मार, हत्या, अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों तक की हत्या, निर्मम हत्या किस तरीके से दिन दहाड़े खुलेआम की जाती थी, जिसकी वजह से देश में ही नहीं विदेशों तक बिहार को बदनामी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से आज भी बिहार और बिहारियों को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में। तो उसके जिम्मेदार तो यही रहे थे। तो अब एक और 20 महीना लेके क्या करना चाहेंगे? और बर्बाद करना चाहेंगे? जितना इनको और इनके परिवार और इनकी पार्टी को करना था पहले ही कर चुके हैं। इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है बिहार में, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटरों को इसमें शामिल किया जाएगा। लोकसभा में क्यों नहीं करवाया गया था इन सब चीज़ों को, विधानसभा में क्यों हो रहा है ये सब? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है, और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है।
और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिज़ल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे, तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिस पे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है इलेक्शन कमीशन, कह रहे हैं कि कितने सारे कागजात मांगे जाएंगे, बाढ़ का टाइम है बिहार में, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे उन लोग? जानकारी लेना भाई, उसके लिए जानकारी लेनी ज़रूरी होगी ना, आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स हैं, 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं, और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है। तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। बिहार के युवाओं को हम कलम देंगे, सरकार हथियार बांटेगी, हम लोग कलम देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बहालियाँ रोकेंगे। अच्छी बात है, पर अगर यही सोच 90 के दशक में दिखाई होती तो आज इसकी पहल करने की चिंता कम से कम इनको नहीं करनी पड़ती। बंगाल में रेप हुआ है, इससे मामला रेप में शामिल थे वो टीएमसी नेता। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहाँ पर, ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की ज़रूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके। बिहार में आयोग बने हैं, उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दामाद आयोग के बाद बहनोई आयोग, मेहरारू आयोग भी बनेगा? उनके ज़माने में जब उनकी सरकार थी, आयोग बन गए होते तो मुझे लगता है उसके माध्यम से कई ऐसे कार्य हैं जिनको आज सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था, जो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते। और ये जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको इतना भी याद करना चाहिए कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहाँ कहाँ, किस किस पद पर, किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। वो तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। अगर किसी अध्यक्ष में जिसको आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके लायक नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो सरकार बैठी है, ये एक संवैधानिक पद है फैसला लेने के लिए। ऐलान कर सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ेंगे? भाई कल एक बड़ी बैठक पार्टी के द्वारा आयोजित, एक बड़ी सभा पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही है नालंदा के राजगीर में। जैसा मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग संभाग के कुछ जिलों को एकत्रित कर कर हम लोग ऐसी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। कल बहुजन भीम संवाद है। हाल फिलहाल के दिनों में विपक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरीके के भ्रम फैलाने का, फॉल्स नैरेटिव फैलाने का कार्य किया। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी। ये तमाम बातें, झूठी बातें लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने फैलाने का काम किया। इन बातों का असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग को देखने को भी मिला। ऐसे में भविष्य में चुनाव के दौरान फिर विपक्ष प्रयास करेगा इस तरीके के भ्रम को फैलाने का। किसी तरीके का भ्रम ना फैले,
और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूँ मैं। समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। और जब तक हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ना आरक्षण को किसी तरीके का कोई खतरा है, ना संविधान को किसी तरीके का कोई खतरा है। इस वर्ग में पुनः ये विश्वास दिलाने की सोच के साथ कल नालंदा के राजगीर में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की उपस्थिति होगी, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।